आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली पेरोल के बारे में कि टैली में किस तरीके से पेरोल का यूज़ किया जाता है। पेरोल का बेसिकली मतलब ये होता है कि सैलरी को मेंटेन करना, सैलरी को डिफ़ाइन करना। जैसे अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को रखी हुई है तो उनको सैलरी देती है, उनको सैलरी किस किस पे बेस पे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग सैलरी क्या किसका यूज़ करेंगे, पेरोल का यूज़ करेंगे। पेरोल में 2-3 चीज़ें जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आगे आपको काम आएगा। तीसरी बात ये है कि भारत के हर नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। वो टॉपिक ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कौन सा टॉपिक है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट। पीएफ का नाम सुने होंगे आप लोग। पीएफ वो इसीलिए कहें कि ये भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए। ये पीएफ होता क्या है? पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। लेकिन इस पीएफ के बारे में अगर हम समझेंगे पहले कि ये होता क्या है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि एक इंसान, जानवर नहीं, इंसान, एक इंसान कहीं पे नौकरी अगर करता है, अगर हम बात करेंगे 80%, 80 क्या 99%, 99% नहीं कह सकते, 90% लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, 10% लोग बिजनेस करते हैं। इंडिया में बहुत से लोग, ज़्यादातर नौकरी, अरे पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी, यही उनका माइंडसेट होता है। कोई ये नहीं सोचता। बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे पढ़ने फिर उसके बाद बिजनेस करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे नौकरी के लिए करते हैं, और वो उल्टा हो गया आज की डेट में इंडिया में। पढ़ने वाले बच्चे नौकरी के लिए सोचते हैं, और जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, हुनर जो किसी के यहाँ काम करते हैं, वो सोचते हैं कि सीख लेंगे तो कोई बिजनेस करेंगे। अब उल्टा हो गया। तो अब यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर 90% लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। तो अब देखिए, जब नौकरी लोग करते हैं, या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करें चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग इस वजह से नौकरी करना चाहते हैं कि उनको काम नहीं करना पड़ेगा, आराम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाएंगे तो आपके ऊपर काम पड़ेगा। काम से कभी भी भागना नहीं चाहिए, ये रूल एकदम याद रखिएगा। काम से कभी भी भागना नहीं चाहिए, वरना आपकी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। जिस दिन आप काम से भागें उस दिन आप एकदम बेकार हो, अपने आप में भी बेकार हो जाएंगे। दूसरों की नज़र की तो बात छोड़ दीजिए, तो काम अभी कभी भी अपना बंद नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि बात करेंगे, कोई एक ऐसा इंसान है जो एक किसी कंपनी के लिए काम करता है। अभी आप यंग हैं, बहुत तेज़ी से काम करेंगे। यंग हैं तो आप बहुत तेज़ी से काम करेंगे। थोड़ा सा और एजेड हो जाएंगे तो आपको वही काम बोरिंग लगने लगता है, तो फिर स्लो करने लगते हैं। ऐसे करते करते 25 साल 40 साल हो गए, बीत गए। अब आपकी उम्र 60 साल होगी। क्या होगी? जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप काम करने लायक उतना नहीं रहेंगे। और या जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे तो वो कहेगा अरे यार अब ये काम नहीं कर पाते, इनको हटाओ अब यहाँ से। और जो बंदा काम करता है वो खुद चाहता है कि अरे आप ज़िंदगी से थक चुके हैं, अब हमें आराम चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में तो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक लोग काम करते हैं, 70-75, अगर यंग है, थोड़ा सा उनके अंदर एनर्जी है तो 70-75 तक काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में तो 60 ही की लिमिट है। 60 के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, रिटायर के, यानी अब काम करने लायक नहीं है। अब बस सिर्फ प्रधानमंत्री ही बन सकते हैं, सीएम ही बन सकते हैं, लेकिन 60 साल के हुए तो फिर आप नौकरी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट उनको भी निकाल देती है, प्राइवेट वाले भी उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो अब बात ये आती है कि जैसे कि जब हम काम कर रहे थे तो हमको इनकम हो रही थी, और उसी इनकम से हम अपने घर का खर्चा चला रहे थे। 60 साल के जब हम हो जाएंगे, या जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हम काम करने के सक्षम नहीं होंगे, तो फिर आगे की भी लाइफ है कि नहीं है? हमारी लाइफ है ना, तो उस लाइफ को हम कैसे गुजारेंगे? उस लाइफ को हम कैसे गुजारेंगे? तो ये हमारी ही टेंशन नहीं, ये हमारे सरकार की भी टेंशन है, गवर्नमेंट का ही टेंशन है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा, कब आज़ाद हुआ है देश हमारा? 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के बाद खुद बनने के बाद अपने अपने योजनाओं को उन्होंने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया,
और अपने जो भी उनके रहने वाले लोग थे, जो भी उनकी जनता थी, जो भी पब्लिक थी, उनके बारे में गवर्नमेंट ने इसे शुरू करना स्टार्ट किया। पहले कोई एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता था। 1947 से पहले सब अपने से अपने बच जाओ, गुलामी कर लो, वही बहुत है। दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में लोग नहीं सोचते थे। लेकिन जब सरकार अपनी बनी, हम लोगों को आज़ादी मिली, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचना स्टार्ट किया। सन 1952 में गवर्नमेंट एक्ट में एक एक्ट लागू किया गया जिसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को लॉन्च किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर एक एम्प्लॉय कहीं पे काम करता है, 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा, तो फिर वो कैसे अपनी आगे की ज़िंदगी गुजर करेगा। तो उसके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लागू कर दिया गया। वो ये होता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लागू होने का मतलब ये होता है कि जब आप सैलरी पाएंगे तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट लिया जाएगा और काट के वो प्रोविडेंट फंड में क्या किया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। जब आप रिटायर होंगे तो वही पैसा एक बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है और वो पैसा जब आपके पास आएगा तो उससे आप आगे चल करके अपना काम भी कर सकते हैं। तो ये किसका सोच है? ये गवर्नमेंट की सोच है। किसकी सोच है? गवर्नमेंट की सोच है। तो अब ये कितना कटता है, कैसे कटता है, यही चीज़ आज हम लोगों को समझना है। बस ये मालूम है कि प्रोविडेंट किसे बोलेंगे, पीएफ किसे बोलेंगे, हमारी सैलरी का जो भी कुछ हिस्सा कटता है और जाके खाते में जमा होता है प्रोविडेंट फंड खाते में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोविडेंट फंड। अब बात आती है प्रोविडेंट फंड कितना कटता है। तो प्रोविडेंट फंड 12% कटता है। कितना परसेंट कटता है? 12% कटता है। अब प्रोविडेंट फंड, अब ये बताइए, जैसे आपको एक सैलरी मिल रही है, आपको 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, उसमें से आपका 1,200 रुपये काट लिया जा रहा है, तो वो आपके लिए सही है या गलत है? हैं? बाद में मिले तो हमको दे दो ना, क्या जरूरत है उनको देने की? हमको अरे बाद में नहीं, 60 साल के बाद कहाँ है नहीं बात नहीं। आपको पता नहीं गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी, बदल गई तो रूल ही चेंज हो गया तो काहे नहीं चेंज? हम भी नहीं बदलेंगे, हम भी बहुत ईमानदार हैं, दे देंगे पैसा, कुछ नहीं भरोसा किया जाता। गवर्नमेंट आपसे चूस लेगी, आपको क्या मालूम? कब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना। तो वही तो कह रहा है कि आप क्या करना है, आप ज़मीन खोद करके उसमें रख दीजिए, बाद में 60 साल बाद निकाल लीजिएगा, कौन सा गड़बड़ी? वो तो एकदम सेफ है। हाँ वही 1200 काट के, कभी मन किया पैसे बचत हो गया तो 1500 काट के रख देता, ज़मीन के अंदर ही डालना खोद के, फिर 60 साल बाद निकाल दो, तो क्यों ऐसा? लेकिन तो एक तरीके का पीएफ कट रहा है, तो एक तरीके का ये होता है कि लोग चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, पीएफ कट रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉइयों से पूछा जाए आपका पीएफ कटता है तो वो बड़ा खुश होते हैं, पीएफ कटता है, और वो चाहते हैं कि मेरा पीएफ कटे। वो चाहते भी है कि मेरा पीएफ कटे। क्यों कटना चाहते हैं? इसमें एक राज की बात है। कहते हैं राज की बात अपने दोस्तों को ना बताया करो। कहते हैं राज की बात अपने दोस्तों को ना बताया करो, क्योंकि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, समझे? फिर वो जब राज की बात उसको बता दे तो वो अपने दोस्त को बताएगा, अब वो भी कहेगा कि किसी से बताना मत, फिर वो तीसरे से कहेगा, अपने दोस्त से कहेगा किसी से बताना, फिर वो राज ही रह जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि लोग चाहते ये हैं कि हमारा पीएफ कटे। क्या चाहते हैं? क्यों कटे? इसका रूल एंड रेगुलेशन है। वो क्या रेगुलेशन है कि जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पीएफ कट रहा है 12%, यानी ये 10,000 रुपये सैलरी आप पा रहे हैं तो 1,200 रुपये आपका पीएफ कटेगा, वो आपके अकाउंट में जमा होगा। तो प्रोविडेंट फंड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एम्प्लॉई का कटेगा। प्रोविडेंट फंड का ये मतलब होता है कि अगर अंकित का सैलरी मिल रही है 10,000, उसमें से 1,200 रुपये कट रहा है, तो अब गवर्नमेंट ये कहती है कि सैलरी कौन दे रहा है, तो कहेंगे हमारे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो कहते हैं एम्प्लॉयर से मिलवाइए। तो जब एम्प्लॉयर से मिलेंगे तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि जितना इनका कटा है उतना आप भी इनके अकाउंट में जमा करिए, यानी डबल करिए। कितना करिए? डबल करिए। तो जाके तब आपके पास जब 1,200 रुपये वहाँ पे जाता है तो वो कितना बनता है? सीधे 2,400 रुपये बनता है। यही एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का रूल है। और 2,400 की बात छोड़िए, जब 2,400 वहाँ पे जाता तो 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट भी उस पर मिलता है।
वो भी बढ़ता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमारा पीएफ कटे, ज़्यादा से ज़्यादा कटे। जितना ज़्यादा कटेगा उतना एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो कुछ लोग ये कहेंगे ऐसा मेरा 10,000 सैलरी काट लीजिए, पूरा का पूरा काट लीजिए इस महीने, तो उनको 10,000 जमा करना पड़ेगा। ऐसा भी रूल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर भी पागल नहीं है, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 12% ही होता है, और उसका भी रूल एंड रेगुलेशन है। कितना, अब किसी की सैलरी 50 लाख रुपए तक का, उसका 12% कटेगा, बेचारा उसी में पागल हो जाएगा। तो अब देखिए उसका भी एक रूल एंड रेगुलेशन है कि जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, उनका तो पीएफ 12% कटेगा। कितना कटेगा, 12% कटेगा। लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, उनका जो पीएफ कटेगा, उनका भी 12% कटेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15,000 का 12% कटेगा, उससे ज़्यादा पीएफ नहीं कटेगा। ये इसका रूल होता है, ये आपके दिमाग में होना भी चाहिए कि पीएफ जो कटेगा वो कितना पड़ेगा, आपकी सैलरी का 12%, लेकिन 12% कब, जब 15,000 से कम होगा तब। अगर 15,000 से ज़्यादा है आपकी सैलरी 20,000, तो 20,000 का 12% नहीं कटेगा, सिर्फ 15,000 का 12% कटेगा। यानी 15,000 का 12% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1,800 रुपया होगा। लेकिन याद रखिएगा कि 1,800 रुपये से ज़्यादा का आपका पीएफ नहीं कटेगा, उससे कम में कटेगा, लेकिन उससे ज़्यादा में नहीं कटेगा। तो अब देखिए पीएफ जो होता है ना, पीएफ आपका तो कटेगा कितना, 12%, लेकिन एम्प्लॉयर भी क्या करेगा, आपको उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, आपका डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर कितना करेगा, तो एम्प्लॉयर भी 12% करेगा, लेकिन एम्प्लॉयर 2 जगह पे करता है। एम्प्लॉयर कितनी जगह पे करता है, 2 जगह पे करता है। एक होता है ईपीएफ और एक होता है ईपीएस, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। सुनते होंगे कि अरे इनका पेंशन आता है, ठीक है। तो वो 2 जगह पे करता है, उसी 12% को 2 भाग में डिवाइड करता है। ईपीएस में करता है, पेंशन स्कीम में करता है 8.33% और ईपीएफ में करता है 3.67%। ये जो परसेंटेज बता रहे हैं ना, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के नाम से आपको लेज़र भी बनाने पड़ेंगे। कहीं क्वेश्चन में नहीं देगा कि हाँ इतना परसेंट के नाम से बनाइए, आपको खुद याद होना चाहिए कि अगर पीएफ की बात आ रही है तो पीएफ में क्या करना है, 12% तो एम्प्लॉई का डिडक्ट होगा और 12% क्या करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा तो 2 जगह पे करेगा, एक ईपीएफ में करेगा और एक क्या करेगा, ईपीएस में करेगा। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में कितना करेगा, 8.33% करेगा, और ईपीएफ में कितना करेगा, 3.67। दोनों को मिलाएंगे तो 12% होगा। और यहीं तक नहीं, एक चीज़ और है कि जब ईपीएफ का अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उसमें खर्चे भी होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। उसका जो एक्सपेंस होगा वो कौन देगा, एम्प्लॉयर ही देगा, एम्प्लॉई नहीं देगा। तो एम्प्लॉई तो 12% कंट्रीब्यूट करेगा ही, उसके अलावा जो खर्चे होंगे उसको भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो 2 जगह पे खर्चे होते हैं, मैं उसको बता देता हूँ। कहाँ चलेगा भैया, आइए। 0.5%, 0.5% होता है। ईएसआई का तो दिया है, पीएफ का कहाँ चला गया जी, ऊपर ही था ना। हाँ देखिए कितना है, 3.67 किसका है, ईपीएफ का है। ईपीएस का कितना है, 8.33%। और एक होता है ईडीएलआई 0.5% ये कटेगा, और 0.5 करेगा पीएफ एडमिन चार्ज का। यानी टोटल अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर टोटल खर्चा कितना करेगा, 13% करेगा। पहला 8.33 ईपीएस में, 3.67 ईपीएफ में 12% हुआ, 0.5% ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन में करेगा और 0.5% पीएफ एडमिन चार्ज में करेगा। तो ये 2 जगह पे उनको क्या करने पड़ेंगे, खर्चे करने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में जब भी पीएफ का आएगा तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि एम्प्लॉय का 12% कटेगा पूरा का पूरा, लेकिन एम्प्लॉयर क्या करेगा, 12% कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें क्या होगा 3.67 ईपीएफ में करेगा, ईपीएस में कितना करेगा 8.33 करेगा, और ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन में कितना करेगा 0.5%, और पीएफ एडमिन चार्ज में कितना करेगा 0.5%। समझ गए, क्या समझ क्या समझे कि ये पीएफ का क्या क्या रूल है। इसका रूल यही है कि पीएफ कब कटेगा, जब आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है तो जितना है उतनी का पीएफ 12% कटेगा। अगर 15,000 से ज़्यादा है तब भी कितने कटेगा, 12%। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। अब बात करेंगे ईपीएस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ईपीएस नहीं, सॉरी, ईएसआई। ईएसआई क्या होता है, ईएसआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस।
जब देश आज़ाद हुआ था तो 1952 में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉई के लिए सोचा जो नौकरी करते हैं, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले जब आज़ाद हुआ तो लोग मज़दूर ज़्यादा थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले ज़्यादा थे, एम्प्लॉई बहुत कम थे। एम्प्लॉई और मज़दूर में फ़र्क मालूम है ना? एम्प्लॉय किसे बोलेंगे? जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, और मज़दूर वो होते हैं जो डेली बेसिस पे पैसा पाते हैं। अब तो उनका भी मंथली हो गया है। तो सन 1948 में जैसे ही आपका 47 में देश आज़ाद हुआ, अगले साल ही 1948 में एक एक्ट लागू किया गया जिसका नाम है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। ये क्या है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में तो सोची, अब अपने मज़दूरों के बारे में भी सोचने लगी। क्या सोचने लगी? वो ये सोचने लगी कि बेचारे मज़दूर जो होते हैं वो इतना ही कमाते हैं जितना वो डेली खाते हैं। उनकी इनकम इतनी होती है कि वो डेली आते हैं, मजदूरी करते हैं और आ करके खाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पैसे की बचत कुछ लोग करते भी नहीं, लेकिन कभी उनके साथ आपदा आई, कोई घर में बीमार पड़ गया, कोई कुछ पड़ गया, तो फिर उनको पैसा इकट्ठा करने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। अब जब दिक्कत होगी तो परेशानी आएंगी। अगर वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा तो खुदकुशी करेगा तो उसमें फंसेंगे कौन? गवर्नमेंट फंसेगी। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे एम्प्लॉय या हमारी जो जनता है वो खुदकुशी करे। आज की डेट में बात अलग है कि लोग लटक जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा एक इंसान की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। उस टाइम लोग इंसान कहीं कुछ हो जाता था तो पूरी सरकार खड़ी हो जाती थी, लोग खड़े हो जाते थे, सरकार गिरा देते थे अगर कोई ये खुदकुशी किसान कर लेता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। खुदकुशी करना है या आपके घर में ही कोई खुदकुशी कर ले तो बाहर के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, घर वाले अफसोस करने लगते हैं कि शायद मैंने ये चीज़ इनकी पूरी कर दी होती तो आज ऐसा दिन नहीं आता। खुदकुशी में ज़्यादातर लोग घर वाले ही फंसते हैं, और पुलिस भी आती तो पहले घर वाले को ही पकड़ के लेके जाती है कि आप ही की वजह से कुछ हुआ होगा, तभी ये बच्चा ऐसा कदम उठाया, वरना ये कदम नहीं उठाता। तो ऐसे केसेस में क्या है, तो गवर्नमेंट ने अपने मज़दूरों के बारे में भी सोचा। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका हाथ ही उसमें पड़ गया, कट गया, तो कंपनी के जो ओनर होते हैं तो एक नंबर के होते हैं, उनको तो अपने काम कराने से मतलब है, बिजनेस से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है। वो कहते हैं चलिए हाथ कट के जाइए, अब तो आप काम करने लायक नहीं है, कुछ पैसा दे देंगे, निकाल लेंगे। लेकिन जब उसका हाथ कट गया तो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? हुआ ना दिक्कत। तब उसी टाइम 1948 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू किया, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। इसमें बोला गया ये कि ऐसा है कि जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई इन द सेंस मज़दूर हैं, अगर उनको सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, तो उनका भी ESI कटेगा। उनका भी क्या कटेगा? ESI कटेगा और जाके बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएगा। कैसे वो होगा? तो उसका भी रूल एंड रेगुलेशन है कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम हो, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम हो, उनका ESI कटेगा। जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, उनका ESI नहीं कटेगा। PF में क्या है, 15,000 से कम हो तो जितना कहा है उतना का कटेगा, 15,000 से ज़्यादा तभी 15,000 का कटेगा। लेकिन ESI का रूल ये होता है कि 15,000 तक आपकी सैलरी है तब तो आपका ESI कटेगा, लेकिन जैसे ही 15,000 से ज़्यादा सैलरी होगी आपका ESI, तब कहती है गवर्नमेंट आप गरीबों में थोड़ी ना आते। 15,000 रुपये महीना कमा ले रहे हैं तो आप इतना कमाते हैं कि आपका बच जाएगा, लेकिन उससे कम अगर आपकी सैलरी है तो आपके ऊपर क्या करेगा? ESI कटेगा। और ESI का एक इसका भी रूल होता है, मैंने आपको बताया कि 15,000 से कम है तभी ESI कटेगा, उसके बाद ESI नहीं कटेगा। और ये कितना कटेगा इसका भी रूल है, ये कटता है इस टाइम, तो इसमें कुछ और लिखा होगा बुक में, लेकिन इस टाइम का जो प्रेजेंट टाइम का रूल है वो है 4%। कितना है? 4% ESI कटेगा। आप कहेंगे उसमें तो 12, इसमें 4। अरे तो बहुत इनकी सैलरी कम होती है, उतना ही काटो जितना सह सके। पहले आप ही काट लीजिए पूरा पैसों कह दिए 300 रुपये आपको मजदूरी मिली है, 290 रुपये ESI काट रहे हैं, 10 रुपये में जाके खा मर जाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना है। कितना कटेगा? 4% कटेगा। 4% पूरा एम्प्लॉय का नहीं कटेगा, इसमें भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। 0.75 जो होगा ना वो एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा, और 3.75% वो कौन करेगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा।
पीएफ में तो बराबर बराबर है, लेकिन इसमें क्या है कि बेचारे मजदूर के वैसे ही कम होती, तो कहती है गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखती है और ये बोलती है। हाँ तो कहाँ थे, 4% है, तो गवर्नमेंट कहती है कि इनकी तो वैसे ही सैलरी बहुत कम होती है, तो आप क्या करिए 0.75 इनका डिडक्ट करिए, और एम्प्लॉयर से कहती है 3.25 इसमें क्या करो, कंट्रीब्यूट करो। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ESI। 15,000 तक कटता है सर। 15,000 से कम सैलरी है तो आपका ESI भी कटेगा। और ये सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं होता है, ये एम्प्लॉय के भी लिए होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी भी सैलरी अगर 15,000 से कम है, तब भी आपको क्या करना है, आपको PF भी कटेगा और आपका ESI भी कटेगा, दोनों कटेगा, क्योंकि आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसी पैसे को फिर क्या होता है, जमा होता है, उस पर ब्याज बढ़ता है पूरा। जब आप इसीलिए सुनते हैं कि ये रिटायरमेंट हो रहे हैं, इनको PF का पैसा मिलेगा तो 80-80 लाख 90-90 लाख रुपया मिलता है। कैसे मिलता है कि जितना आपका कटता है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट भी करता है और उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो बैंक में जमा करेंगे कितना मिलेगा, 9%, 10% मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, 100% दे रहा है, 1200 कट रहा है तो सीधे 1200 जमा कर रहा है और फिर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसीलिए तो पूछे थे, सरकार नहीं काटती है बेवकूफ़। तो समझ गए, यही रूल है। अब इसी रूल में हमको ये भी समझ, हाँ एक चीज़ और बताना इसमें भूल गया, जो PF कटता है, जैसे अगर इंसान को सैलरी मिलती है ना, जब किसी कंपनी में आप काम करेंगे तब आपको पता चलेगा, सैलरी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सैलरी की क्या होती है, अलग अलग क्राइटेरिया। जब आपको पैसा मिलता है पूरा इकट्ठा, उसको सैलरी बोला जाता है, लेकिन उसमें किस किस चीज़ का पैसा है वो अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। अलग अलग इन द सेंस, कहते हैं बेसिक मिला है 8,000, DA मिला है 5,000, तो DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस क्या होती है, महंगाई भत्ता। गवर्नमेंट ये कहती है महंगाई बढ़ती जा रही है तो सैलरी आपकी उतनी ही नहीं रहेगी, सैलरी में कुछ बढ़ता जाएगा, इसीलिए कहते हैं सैलरी बढ़ गई। तो बेसिक कभी नहीं बढ़ता है, बेसिक जल्दी सैलरी नहीं बढ़ती है, आपकी जो बढ़ती है वो डियरनेस अलाउंसेस बढ़ती है, DA उसको बोला जाता है। ठीक है, फिर मिलेगा HRA, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। ये हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है, जैसे आप रहने वाले गोरखपुर के हैं, कहाँ के रहने वाले, गोरखपुर के, आपकी दिल्ली में क्या लगी, जॉब लगी, तो गोरखपुर में आपके घर वाले हैं, वहाँ तो आपकी ज़मीन है नहीं, या तो खरीदी, तो कहते जब खरीदना ही रहता तो आप यहाँ नौकरी कहाँ करते हैं। तो कंपनी ये कहती है कि अच्छा आप आ रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ काम करने के लिए, हमारे ही वजह से आ रहे हैं, तो हम आपको रहने के लिए घर भी देंगे। अगर रहने के लिए घर नहीं दे रहे तो कम से कम पैसा देंगे। क्या करेंगे, पैसा देंगे, और उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं क्या, हाउस रेंट अलाउंसेस। अच्छा पैसा मिलता है, 40-40% मिलता है। बहुत से लोग, अब गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट भी देती है, गवर्नमेंट भी देती है, अगर बुलाती है ट्रांसफ़र कराती है तो उसका HRA देती है। लोग क्या करते हैं, लेकिन इतने पैसे वाले गवर्नमेंट वाले होते हैं कि ज़मीन ले लेते हैं बेटा और पैसा लेते रहते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, कुछ ये करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट इनको 8,000 रुपये दे रही है रेंट, क्या करते हैं 4,000 रुपये किराए पर रहते हैं, 4,000 और बचा लेते हैं। तो ये इंडिया में होता है, लेकिन अगर अदर कंट्री में जाएंगे तो जितना मिलता है उतने ही का रेंट लेते हैं, सब प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं। यहाँ पे लोग बचत उचत कंजूसई नहीं करते। तो अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग या ये सैलरी जो मिलती है वो अलग अलग, DA मिलता है, HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, फिर एक होता है TA ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्या होता है, TA ट्रैवलिंग अलाउंसेस। जैसे सपोज दैट आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छा एक काम पड़ गया, ऐसा आपको दिल्ली जाना है, काम करके आना है वो, तो कहें ठीक है, तो अब जब दिल्ली जाएंगे तो अपने पैसे जाएंगे नहीं ना, तो गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर जो होता है वो भी कहती है अच्छा जा रहे हैं, ठीक है जाइए, यहाँ का फ़्लाइट का भाड़ा हम दे रहे हैं, रहने खाने पीने का सबका भाड़ा हम दे रहे हैं। तो ये भी जो पैसा मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। फिर एक होता है CA, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंस अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है, जैसे दिल्ली में हमको घर मिल गया, अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे हमारी कंपनी है उसी के जस्ट बगल में हमको मिल जाए रूम, ऐसा नहीं है। कहाँ पे CA क्या होता है, CA आपका कन्वेंस अलाउंसेस होता है। कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको बुलाई है वहाँ पे करने के लिए काम, तो ऐसा तो नहीं है कि बगल में ही मिल जाएगा,
कहीं दूर मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ आप ले लेंगे। तो ये बताइए, जहाँ आपको मिलेगा अगर थोड़ी दूरी पे मिलेगा तो आप तो उड़ के जाएंगे नहीं कि यहीं से जंप मारेंगे सीधे कंपनी में लैंड कर देंगे, ऐसा तो नहीं। ऑटो से करेंगे तो ऑटो से जाएंगे तो डेली आएंगे जाएंगे, भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कंपनी ये भी कहती है अच्छा आते जाते हैं, अच्छा उसका भी पैसा आप हमसे ले लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेंस अलाउंसेस। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या होती है, कंपनियां आपको पैसा देती है। तो जब वही पैसा मिलाती है तो आपको लगती है क्या है, ये सैलरी है हमारी, ज़्यादा लगने लगता है, लेकिन बेसिक बहुत कम होता है। सैलरी असली मानी जाती है तो बेसिक। तो अब बात करेंगे ये क्यों आपको बताया जा रहा है, क्योंकि जो पीएफ का कैलकुलेशन है 12%, जो ईएसआई का कैलकुलेशन है 4%, वो इसी अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। किस अमाउंट पे, कि पीएफ जो करता है वो सिर्फ बेसिक और डीए को ही ऐड करके कैलकुलेट होगा। ये नहीं कि पूरा सैलरी जितना हाथों में आ रहा है उतने का ही काट लेंगे, ऐसा नहीं है। पीएफ जो करता है वो किसका करता है, बेसिक प्लस डीए। आपको कई तरीके की सैलरी मिलेगी, बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा। तो सबका अलग अलग से मिलता है, लेकिन ये जो पीएफ का कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, बेसिक प्लस डीए। अगर बेसिक प्लस डीए को ऐड करेंगे तो अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है तब तो उसका 12%, 15,000 से ज़्यादा है तब भी 15,000 का 12%। लेकिन अगर हम ईएसआई की बात करेंगे तो ईएसआई ऑन ग्रॉस सैलरी पे होता है। किस पे होता है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है पूरी टोटल जितना भी इधर उधर से कहीं से भी खींच खाच के मिल रहा है सबको ऐड करेंगे और सबको जोड़ेंगे कि अगर 15,000 से कम है तभी ईएसआई कटेगा, अगर ऊपर गया तो ईएसआई नहीं कटेगा। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि पीएफ का जो कैलकुलेशन होगा वो बेसिक प्लस डीए को लेकर के होगा, लेकिन ईएसआई का जो कैलकुलेशन होगा वो पूरी सैलरी के बिहाफ पे। समझ गए, कोई दिक्कत? क्यों नहीं दिक्कत का, इसका प्रैक्टिस करना है का, हाँ इसको अपने दिमाग में रखना, सोचना है। रास्ते भर जाइए, सोचिए कि हमारा कैसे पैसा कटेगा, जोड़िएगा कि अगर मेरी इतनी सैलरी हुई, इतना पीएफ कटा, इतने साल कैलकुलेट काम करेंगे तो हमारा पैसा 80 साल बाद कितना आएगा, खुश हो जाइएगा एकदम, बहुत मज़ा आएगा। कैलकुलेशन कॉपी पेन लेके कर लीजिएगा, ठीक है। कटता है, अभी भी करता है। और हाँ देखिए, एक चीज़ और बताना भूल गए कि पीएफ काटना अनिवार्य है। पीएफ काटना क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर में तो अनिवार्य है, काटना ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम जगह पे कटता है। उसका भी रूल है। वो क्या रूल है, वो ये रूल है कि ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं, ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे पीएफ कटना अनिवार्य है, चाहे वो प्राइवेट की ही कंपनी हो। अगर 20 से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉई नहीं काम करते हैं और वहाँ पे पीएफ नहीं कटता है, तब आप धीरे से आइए पुलिस स्टेशन और कहिए इनके यहाँ 25 एम्प्लॉई और पीएफ नहीं काटते हैं। फिर गवर्नमेंट अपनी टीम भेजेगी और फिर उनको अच्छे से सुधारेगी कि बेहूदे ये लोग काम तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं और तुम इनका पीएफ नहीं काटते हो। 60 साल के बाद ठीक है, 80 साल के बाद जब लाठी से चलेंगे तो इनका खर्चा कौन चलाएगा। और पीएफ ऐसी चीज़ है कि बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। उनको मालूम होगा कि इनका पीएफ आने वाला है, उनकी वाइफ भी कहेंगे अरे रहो पापा के साथ, वहाँ आएगा पीएफ का पैसा आने वाला है। तो पीएफ का पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक बच्चे आपके बहुत ही करीब रहेंगे, जहाँ मिला उधर ही किनारे, ठीक है ना। तो पीएफ का पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है इकट्ठा। वही है कि बूंद बूंद से समंदर होता है, वही चीज़ें होती कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके जब आपको इकट्ठा मिलेगा, उसी से लोग जानते हैं कि आप बिजनेस कर लेते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं अरे पीएफ का पैसा आएगा तो अपनी बच्ची का शादी करेंगे, पीएफ का पैसा आएगा तो घर बनाएंगे। काहे पीएफ का, काहे का लंबा लंबा पैसा मिलता है, 80-80 लाख रुपए मिलता है। तो इसी वजह से अभी एक गवर्नमेंट, मेरा एक दोस्त है गवर्नमेंट, तब मुझे उतना पीएफ के बारे में नहीं पता था। वो कह रहा है पापा रिटायर होंगे तो पैसा तो क्या मिलेगा, पीएफ 10-20 हज़ार 50 हज़ार, गवर्नमेंट खुश हो जाएगी तो 1-2 लाख रुपए दे देगी। हम यही समझते थे पीएफ के बारे में, लेकिन फिर पता चला कितना मिल, कह रहा 1 करोड़ 20 लाख मिला। क्या है
उसे जब बिजनेस कर दिया किस्मत चमक गई। जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तब तक कंजूस थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट से रिटायर हुए वैसे अमीरी छाई की ज़िंदगी क्या। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पीएफ और ईएसआई। और ये हर नागरिक को भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। तो कल हम लोग सीखेंगे कि टैली में इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरीके से एम्प्लॉई बनेंगे, किस तरीके से उनको सैलरी दी जाएगी, एम्प्लॉयर भी बन जाइएगा, अच्छा लगेगा सैलरी देते हैं। तो सारा कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें कल सीखेंगे, ठीक है।